नमस्कार दोस्तों, मैं अर्शु आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट की परीक्षाएं बहुत ही पास आ गई हैं और आप लोग तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फास्ट रिवीजन के लिए मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियो लेकर आई हूँ। सिटी पर भी वीडियो है और हिंदी की भी वीडियो है, तो आप देख सकते हैं। तो उससे इस टॉपिक पर हिंदी में जो उपभाषाएं होती हैं, बोलियां होती हैं, इन पर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। उसके बाद वर्णमाला पर हम लोग बात करेंगे। वर्णमाला से भी 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए कुछ चुनिंदा टॉपिक में से हम अच्छा स्कोर करने के लिए इनको रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं भाषा क्या होता है। भाषा क्या होता है आप सभी जानते होंगे, लेकिन एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं या तो प्रकट कर सकते हैं। मतलब अपनी बातों को दूसरों के पास कहना भाषा कहलाती है। तो भाषा तो कई प्रकार की होती हैं। तो हिंदी भाषा की हम बात करते हैं, उसमें 5 उपबोलियाँ होती हैं। हिंदी भाषा की कितनी उपबोलियाँ होती? 5। और बोलियाँ कितनी होती हैं? 19 या 18 कह सकते हैं। 19 या 18 कह सकते हैं। ऑप्शन आपको जो पहले 18 मिलेगा तो पहले आपको 18 ही लगाना है। उसके बाद 18 अगर नहीं है तो आपको 19 ऑप्शन लगाना है। तो आप देखते हैं वो उपभाषाएं हैं कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो अब पहले हम पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती उन पर बात करेंगे। आपको ये समझ लीजिए, आपको ये रट कर जाना है तो जाना है। इससे कई बार क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर अगर लगा रहे होंगे तो आपको वीडियो देख कर पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। तो अब देखते हैं पहले पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी। पूछा जाता है कभी खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू। तो आप इनको अच्छे से याद रखिए। एक बार मैं रिवीजन कराती हूँ, आप मेरे साथ साथ बोलिए। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। आप आंख बंद करिए और इसको रिवीजन करिए। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी हिंदी की बात करते हैं। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बार बार बोलेंगे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आंख बंद करके फिर से एक बार रिवीजन कीजिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये किस में आएगा? पूर्वी हिंदी में आएगा। उसके बाद हम लोग बिहारी की बात करते हैं। बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी। आप कैसे भी याद करिए, बस आप याद करिए बिहारी हिंदी। उसके बाद पहाड़ी हिंदी देखते हैं। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, कुमायूनी। कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं? गढ़वाली, कुमायूनी। मंडियाली भी आती है, इसमें 3 बोलियाँ होती हैं, इसमें लिखी नहीं है मंडियाली। नेक्स्ट राजस्थानी में 3-4 बोलियाँ हैं। मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी। इसमें भी 3-4 बोलियाँ हैं। तो आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछी जाती। मारवाड़ी ज़्यादा आता है इसमें पूछने, और इसमें से कुमायूनी, बिहारी, इनमें से कोई भी आ सकती है। इनमें तीनों आपको याद करनी, 5 याद करनी पड़ेंगी। लेकिन इसमें पहाड़ी और राजस्थान में बस ज़्यादा नहीं, कुमायूनी, इससे मारवाड़ी। आशा कर रही हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको मेरे साथ साथ याद भी हो रहा होगा। तो आप देखते हैं नेक्स्ट। इसके आगे मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, वो इससे भी अच्छा है, जो आपको कई बार पूछा गया है। अब सबसे पहले हम वर्णमाला की बात करेंगे। वर्णमाला क्या होता है, पहले तो हम उसकी परिभाषा जान लेते हैं। और ये परिभाषा उसकी पूछी, आप सोचते होंगे कि वर्णमाला किसको नहीं पता है? सबको पता है, आपको पता है और जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी पता होगा वर्णमाला क्या होता है। लेकिन सीधे एक ही 3 शब्द हैं उसमें आते हैं, वही वहाँ पर ऑप्शन में लिखा होता है। वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। यही लिखा होगा वहाँ पर, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आप उसमें यही टिक करके आना है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, परीक्षा पास हो, तो मुझे आशा करती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर भी रहे होंगे। उससे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार बनते हैं। हिंदी ऐसा टॉपिक है जिसमें आप पूरे नंबर ला सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कीजिएगा हिंदी पढ़ने में। इसको फास्ट रिवीजन कीजिए और जल्दी रिवीजन भी हो जाता है। सबसे अच्छा तरीका हिंदी को याद रखने के लिए यही कि आप किसी का मैराथन देख लिए 1-2 घंटे का, आपको पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो मैराथन देखिए, डबल कीजिए,
स्पीड में देख लीजिए, तुरंत आपका रिवीजन हो जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे इसको आपको रटना ही है, पढ़ना ही है, इसलिए आपको उन पर ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। हिंदी ऐसे सब्जेक्ट है जिसको आप आसानी से रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा सरल भी होता है, कह सकते हैं उसको। तो मैं अभी आपको बताई हूँ कि वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। कुल कितने व्यंजन होते हैं? कुल व्यंजन होते हैं 52, सबको पता होगा। स्वर और व्यंजन मिला के वर्णमाला में अक्षर होते हैं 52 और व्यंजनों की संख्या होती है 33। सॉरी, शायद मैं अभी व्यंजन की संख्या 52 बोलती हूँ, तो गलत बोली हूँ। 52 या 53 होते हैं कुछ वर्णमाला में अक्षर। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। वर्णमाला में कुछ कुल अक्षर जो होते हैं 52 या 53, एक अक्षर और आ गया है तो शायद अब 53 है। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। और स्वर कितने होते हैं? 11। कुल लोग बताते हैं 13 स्वर होते हैं। कुल स्वर पूछा जाएगा तो 13 लगाना है, अगर स्वर से केवल पूछा जाएगा तो हमें 11 ही लगाना है। अयोगभाव में दो सम्मिलित होते हैं, अनुस्वार और अविसर्ग। इन दोनों को अयोगभाव को मिलाकर 13 स्वर हो जाते हैं। तो अब करते हैं मूल स्वर। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा मूल स्वर, इनमें निम्नलिखित में से मूल स्वर कौन सा है? तो 4 मूल स्वर होते हैं, याद रखिएगा। अ ई उ री, अ ई उ री, अ ई उ री। मतलब इसमें कोई अदर कोई मात्रा नहीं है, ये खुद ही जन्म लिए हैं, ऐसे याद रखिए। इनमें अदर कोई मात्रा नहीं, कोई किसी से बना हुआ नहीं है। मूल स्वर मतलब होता है जो अपने आप उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर हर्ष होगा। हर्ष स्वर क्या होते हैं? एक मात्रिक होते हैं। क्या होते हैं? एक मात्रिक होते हैं, मतलब इसमें एक मात्रा का समय लगता है। यही सेम जो अक्षर होंगे यहाँ पर आएंगे। दीर्घ, दीर्घ से पता चल रहा होगा आपको बड़ा, तो बड़ा ये इनसे मिलकर बना होगा। आ किससे मिला है? आ से मिलकर बना आ। हर्षई, दो हर्षई मिलकर डबल हर्षई बड़ी, सॉरी ई हो गई यहाँ पर। ऊ मिलकर ऊ बन गया है। अ और ई मिलकर ए बना है। आ और ए मिलकर ए बना है। आ और ओ मिलकर ओ बना है। आ और ओ मिलकर अ बना हुआ है। तो आप दीर्घ मतलब क्या है? इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, द्विमात्रिक। एक मात्रा से ज़्यादा समय लग रहा है उसको द्विमात्रिक बोलेंगे। फिर से एक बार रिवीजन करा तो मूल स्वर होते हैं जो खुद उत्पन्न हुए होते हैं, जैसे अ ई उ री। इसको हर्ष व्यंजन बोलते हैं, हर्ष स्वर बोलते हैं, जिनको एक मात्रिक भी स्वर भी कहा जाता है। इस दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, अ। मतलब दीर्घ इनको क्यों बोला? दीर्घ में होता है बड़ा। बड़ा कब होगा? जो आ बना हुआ है, किससे बना? 2 आ मिलकर आ बनेगा। इसमें 2 ई मिलकर बड़ी ई बनेगा, 2 ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा, और अ ई मिलकर ए बनेगा। मैं अभी इसका बनाने का तरीका अभी पूछा भी जाता है, ओ कैसे मिलकर बनता है, मैं अभी आपको बता दूँगी। प्लस स्वर जिसको त्रैमात्रिक बोलते हैं, जिसको ओम कहा जाता है। इसमें मतलब ओम, इसमें तेज आवाज़ आ रही है ना, इसमें 3 मात्राएं जोड़ लगाना पड़ता है, इसलिए इसको प्लुत कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से रट के जाइएगा, इससे आपको 2-3 क्वेश्चन यहीं से क्या पता मिल जाए। यहाँ पर स्पर्श, ये कहाँ है? व्यंजनों का वर्गीकरण हो रहा है। यहाँ पर होगा स्पर्श। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अंत्यस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। गलत हो गया, 4। छ, त्र, ज्ञ, स्र। इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपको कुछ पूछा जाएगा निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। आपको यहाँ छ बना है, ये वाला छ बन जाएगा या ये वाला झ बन जाएगा, तो आपको लगेगा ये भी क्या है? संयुक्त है। इसलिए आपको छ ज में अंतर याद रखना है। छ, त्र, ज्ञ, स्र, मतलब जो सबसे लास्ट में होता है छा, क्षत्रिय, त्र, त्रिशूल, ज्ञासी, ज्ञानी, शास्त्री में, ये 4 अक्षर ही संयुक्त होते हैं। ये अक्षर संयुक्त नहीं होते हैं, ये अक्षर कैसे होते हैं? स्पर्श होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ये स्पर्शी व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं? क से मा तक। अंतस्थ व्यंजन यर अलावा ऊष्म व्यंजन स्व, स्व, स्व,
संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र। अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ये यहाँ से ये क्वेश्चन पक्का है आपका, एक क्वेश्चन आएगा। मैं कई बार बोलती हूँ, इसलिए आपको इनको याद करके जाना। इनके नीचे में हलंत होगा, सबके नीचे में। कैसे? छ कैसे बना है? क और सा, ये कौन सा सा है याद रखना है, अभी मैं पढ़ाऊँगी। त्र त और र से, ज्ञ ज और य से, या ऐसे वाला होता है ना, इससे मिलकर बनता है ये श्र स और र से। सा कौन सा है? तालुब सा, ये है मूर्धन्य स। याद रखना है, ये मूर्धन्य सा तालु, ये हमारा क्या है, उच्चारण स्थान से पता चलता है। और स्पर्श संघर्षी बोला जाएगा तो च छ ज झ, च छ ज झ। ऊष्म संघर्षी बोला जाएगा तो स स स ह। ऊष्म क्यों बोला जाता है? इसमें ऊष्मा ज़्यादा लगती है, संघर्ष करना पड़ता है। स स स ह ज़्यादा लग रहा है। इस स्पर्श स्पर्श च छ ज, स्पर्श मतलब च छ किस में आता? स्पर्श व्यंजन में आता है ना, तो स्पर्श में से होगा। स स क्या स्पर्श में आता? नहीं आता है। क से माँ तक तो स्पर्श होते हैं। आप देखिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ सब ये कुछ वर्णमाला बड़ा टॉपिक नहीं है ज़्यादा, लेकिन उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। आप देखा भी होगा आप लोगों ने। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं कंठ, ये हमारे उच्चारण स्थान का नाम। तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं उच्चारण स्थान का नाम, अच्छे से पहले याद कर लीजिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, इसके नीचे ओष्ठ होगा। अभी नीचे चलेंगे तो देख लेंगे उसको। यहाँ पर क बना है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इसका नाम है। आप नहीं याद कर सकेंगे, बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आप लोगों को, अजीब सा लग रहा होगा। कंठ से आकू, अकुहा याद रखिए। क्या याद रखना है? अ कु हा विसर्ग, आ कु विसर्ग। क्या याद रखेंगे? आ कु विसर्ग। जो कु होता है उसका मतलब क वर्ग है। क ख ग घ य, ये क वर्ग से आ रहा सम्मिलित है। अ से दोनों आ आएंगे, ह से सिर्फ हा आएगा, विसर्ग से विसर्ग आएगा। आप ये याद रखेंगे तो आप ये अपने आप याद कर लेंगे। ऐसे तालु पर आते हैं। इचु यशा नाम, इचु यशा नाम लगाएंगे या नहीं लगाएं कोई बात नहीं, याद रखें। इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम का क्या नाम है? तालु। ई का मतलब दोनों ई, चू का मतलब च वर्ग, च छ ज झ य स। कौन ये वाला भी बोले में हमने बताया था आपको, क्या नाम है? तालु बिसा। मूर्धा पे आते हैं। री, ये री बना है। री टू र स, री टू र स। री पे इसमें होगा कहीं पर, अभी यहाँ पे री है। ये री टावर, टू मतलब टावर, चू मतलब चौवर, कऊ मतलब कवर। ट ठ ड ढ, र आया है, र आया है, स है, स है। याद हो रहा होगा, ऐसा करती हूँ मैं, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। दंत से ली, क्या होगा यहाँ पे? ली। ऋतु लाशा नाम दंता, ऋतु लाशा नाम। तू मतलब तौबर, टू मतलब टौबर, चू मतलब चौबर, कु मतलब कौबर। री हो गया। त थ द ध न, तवर। ल और स, ये सा कौन सा है? दंत स। ये सा कौन सा है? मूर्धन स। ये सा कौन सा है? तालुब स। अभी हम लोगों ने दंत तक पढ़ा था, अब देखते हैं हम लोग ओष्ठ पर आएंगे। दंत तक पढ़ा था, री था यहाँ पर। ओष्ठ, उप्पू याद रखेंगे। उप्पू, पप्पू बोलते हैं ना, यहाँ पर ऊ बना है तो आगे में ऊ बना ले। ऊ पू पू, उप्पू। उप्पू से ऊ दोनों, प से प फ भ व म, पूरा हो गया। पू से हो गया ना, पू। पू मतलब प वर्ग,
चू मतलब चौबर, कू मतलब कौबर, तू मतलब तौबर। आशा करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नासिका, नासिका मतलब क्या होता है, जो हम नाक से बोलते हैं। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर गलत लिखा है, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर क्या होता है पता होगा, जो सारे वर्गों के लास्ट में या ड़ा बोलते हैं, च छ ज झ या, ट ठ ड ढ ण, त थ थ न, प फ फ म, ये लास्ट वाले जो अक्षर होते हैं, जैसे त थ द ध न आया, पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर मतलब पाँचवा नंबर पर, 1 2 3 4 5, जो सब पाँचवा नंबर क वाले में पाँचमाक्षर कौन सा होता है, वहाँ होता है चल च, यहाँ होता है, फिर वहाँ होता है, फिर ड़ा होता है, फिर ना होता है, फिर माँ होता है। अब आएंगे, ये तो पूछा ही पूछा जाता है, अब यहाँ पर आएंगे, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है। कंठ तालु, कंठ तालु किसको बोलेंगे, कंठ से क्या क्या हम बोलते थे याद रखेंगे। कंठ से आ कु हा विसर्ग यही बोलते थे। तो कंठ और तालु आपको ए बना के दे देगा। ए का उच्चारण स्थान क्या है पूछेगा आपसे, तो पहले आपको ये याद होना चाहिए ए बनता कैसे है। देख सकते हैं अ से और ई से मिलकर बनता है ए। तो अ किस में आता था, कंठ में, ई किस में आता है, तालु में, कंठ तालु, है ना, बहुत इजी। ऐसे ही इसका भी देख लेंगे हम। ए, इसमें दोनों ए आ जाएंगे, एक ए नहीं दोनों आ जाएंगे। ए कैसे बनेगा, अ और ये तो ए मिलकर बना है ना, इन दोनों से मिलकर ए बना है, तो सिर्फ अ और हम ए बना देंगे, बन जाएगा ए। कंठोष्ठ, कंठ मतलब का आएगा, आ आएगा, कु आएगा, ह आएगा, विसर्ग आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओ कैसे बनेगा पहले तो ये देख लेते हैं। अ से और ऊ से, इसमें ओ और औ दोनों कंठोष्ठ से लिख होते हैं उच्चारण स्थान का। आ कंठ होता है और ऊ उपू बोले हैं, उपू मतलब दोनों ऊ आएंगे, प वर्ग आएगा, तो ऊ पू किस कंठ ओष्ठ, यहाँ पे ओ कंठ ओष्ठ है, यहाँ पर ओ की मात्रा है तो ओष्ठ हो गया ना, इतना ऊ किसे ओष्ठ से निकलता था। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। बकारस से किससे बनता है, बकारस मात्र एक वर्ण होता है, उसी को दंतोष्ठ बोलते हैं। मैंने बहुत मेहनत की है, पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। अगर जहाँ पर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका एक्सप्लेन करूँगी। काकल ध्वनि कौन सी होती है, हाँ पूछा जाएगा, निम्न में से काकल ध्वनि वाला अक्षर पर टिक कीजिए। हाँ वत्स होता है, वत्स वर्ण लिख के आएगा तो सजर्नल, म नहीं सजर्नल याद रखना है। लुंठित या प्रकंपित, कंपित कह सकते हैं, प्रकंपित कहते हैं। कंपित मतलब जब र बोलते हैं तो जीभ हमारी हिलती है, कंपन करती, तो र हो जाएगा। पार्श्विक, पार्श्विक क्या होगा, ल, अर्ध स्वर य व होते हैं। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त में ड हो जाता है, ये दोनों उत्क्षिप्त दो होते हैं, अर्ध स्वर भी दो होते हैं। एक और मैं आपको अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बताती हूँ। अल्प प्राण क्या होता है, अल्प मतलब कम, महा मतलब बहुत, महा मतलब बहुत बड़ा, अल्प मतलब छोटा सा। तो अल्प क्या है, छोटा। इसमें हमें अक्षरों को बोलने के लिए बहुत ही कम ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ताकत कम लगती है। महाप्राण में बहुत ज़्यादा, जैसे पहले तो कौन कौन सा वर्ण, पहला तीसरा पांचवा वर्ण, कैसे, अब आप लोग कैसे पहला तीसरा पांचवा क्या है, तो पहला तीसरा पांचवा है जिसका क ख ग घ या ये है, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा किस में आएगा, अल्प में। दूसरा चौथा किस में आएगा, महाप्राण में। अब दूसरा चौथा ही महाप्राण में क्यों गया, ये भी आपको मन में बात आ रही होगी, क्यों गया सोचिए। महाप्राण का मतलब ही हम बताए हैं कि महा मतलब बहुत बड़ा, इसके
बोलिए, क बोलिए, क। आसानी से बोल दिए। खा में थोड़ा ताकत लग रहा है। ग, घ, मतलब इनके पीछे में ह अपने आप बोल रहे हैं। क, ख आ रहा है, ह, ख और ह दोनों चीज़ें आ रही हैं इसमें, तो इनके पीछे में एच लगेगा, एच बनेगा, क्योंकि एच जी एच, झ में जी एच, जे एस एल। तो आप याद रखेंगे अल्प प्राण में 1 3 5 और महाप्राण में 2 4, कुल वर्ण 19, कुल वर्ण 14। आशा करते हैं याद हुआ होगा, अच्छा भी लग रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद आते हैं सघोष और अघोष पर। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। सघोष, सघोष को हम घोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोष भी बोलते हैं। अघोष को अघोष ही बोलते हैं। इसमें सघोष मतलब होता है ज़्यादा लग रहा है, मतलब घोष नहीं लग रहा है, मतलब ना मात्र का घोष लग रहा है, मतलब ताकत लग रही है। घोष मतलब ताकत समझ लीजिए, उष्मा समझ लीजिए, शक्ति समझ लीजिए। उसमें क्या था? अल्प प्राण में क्या था? 1 3 5, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, 3 4 5। क्या हो जाएगा? 3 4 5। अ वाले में उसमें कौन सा? महाप्राण में था, महाप्राण में 2 थे, इसमें अ वाले में 2 ही हैं। कौन सा? पहला दूसरा। अब इसमें आँख बंद कीजिए, मैं एक बार रिवीजन कराती हूँ। आप लोग भी आँख बंद करिए, मैं भी आँख बंद करिए। अब प्राण में कम शक्ति लगती थी, आसानी से बोलते थे। कौन कौन सा था? 1 3 5। महाप्राण में 2 और 4, याद रखोगे। अब आते हैं सघोष में। सघोष में कौन सा हो जाएगा? 3 4 5, और अघोष में हो जाएगा 1 और 2। चलिए 3 ग होता है, घ या क ख हो जाएगा पहला दूसरा। इसमें 13 वर्ण होते हैं। इसमें अब आप सोच रहे होंगे 13 वर्ण कैसे, क्योंकि 2 के 5 होंगे, 5 में 10 हो गए, और ये स आता है इसमें तीनों। और हा किस में जाता है? हा इसमें जाता है। सभी स्वर भी होते हैं सघोष में। तो याद रखेंगे अघोष में 13 वर्ण, इसमें 31 वर्ण। सेम उल्टा है। अघोष मतलब नहीं, कुछ नहीं। 31 ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, 31 ज़्यादा है, 31 ज़्यादा है, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें सब कुछ है। देखो 31 है ना, सब कुछ, सभी स्वर इसमें आएंगे, और कुल 31 होंगे। इसमें ग, सघोष 4 3 4 5 वर्ण याद रखेंगे आप। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए और इतने ही एक्सप्लेन से और अच्छे समझाने के लिए, और आप समझते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपको अच्छा लगता है, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसा लगता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एक सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है, और हम आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट और अच्छे से हम आपको प्रोवाइड करा पाएँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।